शुरुआत में मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं अनिल एन भोकरे, मैं पुणे से हूँ और मेरी कंपनी है हिमगिरी हाईटेक एग्रो। हम लोग बेसिकली मशरूम में ज़्यादा तौर पर डील करते हैं और मैंने कंपनी की शुरुआत जो है वो 1995 में की। कल्टीवेशन से मैंने मशरूम कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैंने मेरी खुद की स्पॉन लैब जो है वो इस्टेब्लिश की। फिर धीरे धीरे मशरूम जैसे मेरे पास उगता था तो वो मैं रीपैकिंग करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। मशरूम की डिमांड जो है वो बढ़ती गई और भी ज़्यादा डिमांड जो है मार्केट में आने लगी और उसका सप्लाई करना जो है वो मेरे बस की बात नहीं होती थी। तो मैंने धीरे धीरे और भी लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो मशरूम कल्टीवेशन में आए और मशरूम कल्टीवेशन के बारे में जान ले। मशरूम की डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी तो बाकी के लोगों को भी मैंने प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया कि वो भी मशरूम कल्टीवेशन के बारे में जान ले और मेरे साथ साथ मशरूम का प्रोडक्शन कर ले। फिर उनके लिए जो टेक्निकल नॉहाउ था तो वो भी मैंने देना शुरू कर दिया। मैं भी सीखता रहा, उनको भी सिखाता रहा। अभी मेरे कंपनी की फाइनल पोजीशन अभी इस प्रकार से है कि रोज़ की डिमांड जो है पुणे सिटी की वो 500 kg तक है और उसमें से 300 kg तक जो सप्लाई है वो मेरे कंपनी की तरफ से होता है। मेरे कंपनी की खुद की स्पॉन लैब है तो उसमें से स्पॉन जो है वो हम बनाते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो मशरूम खुद पैदा करते हैं तो उनसे हम लोग मशरूम ख़रीदते हैं और रॉ तौर पर भी मशरूम हम लोग रीपैकिंग करके बेचते हैं। तो ये ड्राई मशरूम का पैकेट है। तो इस प्रकार से हमने ये लॉन्च किया है पुणे के मार्केट में। तो वो अच्छी तरह से डिमांड में है। और भी कई प्रोडक्ट हमने बनाए हैं कि जो होटल्स और केटरर्स को हम लोग सप्लाई करते हैं। ये इंस्टेंट सूप पाउडर है, इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट मशरूम के साथ में सभी मिलाई गई है। इसमें मशरूम पाउडर है, मशरूम के पीसेस है, मिल्क पाउडर है, व्हीट फ्लोर है, राइस फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर है और बाकी के जो मसाले हैं वो उसमें ऐड है। कि जैसे कि आपने 200 ml पानी ले लिया, उसमें पाउडर डाल दी और उसका एक घोल बना दिया और धीमी आंच पर अगर उसको पकाया तो अच्छी तरह का सूप बन जाता है और वो डायरेक्टली आप सर्व कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड जो है वो रिटेल मार्केट में भी है और होटल्स और केटरर्स में भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये जो है वो ये प्रोडक्ट है, ये सिंगल सर्विंग प्रोडक्ट है और जो बल्क में भी मैं देता हूँ तो वो 1 kg का पैक है कि जैसे कि 16 लीटर पानी में वो पाउडर अगर डाल दी तो उसमें से 16 लीटर सूप बन जाता है और वो समझ लीजिए कि आप 80 लोगों को वो सर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं। तो उसमें से ये है मशरूम समोसा। तो इसमें स्टफिंग जो है वो मशरूम की है और उसके साथ में 2 अलग से वेजिटेबल्स भी हमने डाल दिए हैं। तो उसमें है कैबेज और कैरोट्स और कुछ मसाले। ये फ्रोज़न फॉर्म में आता है कि जैसे कि इसका शेल्फ लाइफ जो है वो 6 महीने तक है। आप बिलो 18 डिग्री सेल्सियस में डीप फ्रीज में अगर रखते हो तो 6 महीने तक वो ख़राब होता नहीं है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट पड़ता है होटल्स को और कैटरर्स को कि जैसे कि डिमांड आ गई तो उसने कुक ने वो निकाल दिया, थोड़ा माइक्रोवेव में गर्म कर दिया और फ्राई करके सर्व हो गया। तो इतना कन्वीनियंस की वजह से तो ये काफ़ी डिमांड में है। उसके बाद में हमने ये बनाया है मशरूम स्प्रिंग रोल। तो इसमें भी वैसे ही बना दिया है। उसका ऊपर का पेस्ट्री जो है वो फ्लोर से बनी हुई है और अंदर स्टफिंग जो है मशरूम का है। ये प्योर मशरूम का है, इसमें कुछ अलग से वेजिटेबल्स ऐड नहीं किए गए। तो इसका भी तरीका वही है यूज़ करने का कि डीप फ्रीज में ये इसका शेल्फ लाइफ जो है वो 6 महीने तक है और उसके बाद में आप जैसे कि फ्राई करना चाहते हो तो डीप फ्रीज से निकालिए, थोड़ा माइक्रोवेव में गर्म कर दीजिए और फ्राई कर लीजिए और सर्व तुरंत हो जाता है। तो ये इसके अलावा मैंने और भी मशरूम ब्रेड रोल बनाया है, मशरूम बर्गर पैटी बनाई है, मशरूम नगेट्स भी बना दिए हैं, मशरूम पॉकेट्स भी मेरे मार्केट में है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। तो जितने भी लोग अभी मुझे सप्लाई कर रहे हैं उनका मशरूम जो है वो मेरे यहाँ ही कंज्यूम हो जाता है। समझ लीजिए कि अभी मेरा
परचेस कैपेसिटी पर डे जो है वो 300 केजी से ज़्यादा है और धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जाएगा। अभी रही बात डिमांड की, सॉरी प्राइस की, तो प्राइस में जो है वो हम मशरूम खरीदते हैं ड्राई फॉर्म में। जो ग्रोवर जो है वो अगर दूर है तो वो ड्राई फॉर्म में हमें सप्लाई करते हैं, क्योंकि मशरूम जो है वो हाईली पेरिशेबल आइटम है, वो जल्द से जल्द ख़राब हो जाता है। तो तुरंत उसका कंज्यूम होना ज़रूरी है, या वो उसको कूलिंग चेन मेंटेन करके आप जैसे बड़े मॉल में वगैरह हो तो वहाँ पर आप बेच सकते हो। तो जो पूना से दूर है तो उनके लिए मुश्किल है। समझ लीजिए 2-3 घंटे में मशरूम जो है वो मार्केट तक आना चाहिए। जैसे कि लीफी वेजिटेबल है, जैसे मेथी हो या पालक हो, जैसे ये लीफी वेजिटेबल हाईली पेरिशेबल होते हैं, तो वैसा ही मशरूम है। अगर उसको सुखाया जाए, ड्राई किया जाए, तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया है। वो 6 महीने तक तो ख़राब भी नहीं होता, उसका टेस्ट में भी कोई डलनेस नहीं आ जाती। तो ड्राई मशरूम जो है तो बहुत सारे ग्रोअर जो है वो मुझे सप्लाई करते हैं। पुणे के नज़दीक जितने भी ग्रोअर है तो वो फ्रेश फॉर्म में सप्लाई करते हैं, तो वो भी हम लोग फ्रेश फॉर्म में, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट बता दिए, तो उसमें यूज़ होते हैं। या रॉ मशरूम भी हम लोग मार्केट में बेचते हैं। अभी थोड़ा मैं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मैंने बता दिया जो हम लोग करते हैं, तो और थोड़ा कंपनी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ दोबारा। तो मेरे खुद की स्पॉन लैब है, तो उसका पर डे कैपेसिटी, स्पॉन मतलब मशरूम का बीज, तो उसका पर डे कैपेसिटी जो है हमारी लैब की वो 300 केजी से ज़्यादा है। और हम लोग जेनेटिकली प्योर स्पॉन जो है वो कल्टीवेट करते हैं, ताकि ग्रोवर को मशरूम पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद में हमारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम अलग अलग वैरायटी के मशरूम जो है वो कैसे ग्रो किए जाते हैं इसके बारे में सब कुछ इन डिटेल में जानकारी देते हैं। तो इसमें है कि बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की बटन, शिटाके, राइस पैडी मशरूम्स, वो एक 4-5 प्रकार के मशरूम जो है कि वो धीरे धीरे भी मार्केट उनका भी बढ़ने लगा है ऑयस्टर और बटन मशरूम के साथ में, तो उनकी भी जानकारी हमसे मिलती है। अगर कोई ग्रोवर खुद ग्रो करना चाहता है तो उसका मशरूम हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद में जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग में हम मशरूम के सीड बनाने का भी प्रोसीजर बता देते हैं। अगर कोई ग्रोअर अच्छी तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कि समझ लीजिए कि रोज़ का अगर उसका प्रेडिक्शन है कि 500 केजी या 1000 केजी मशरूम का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो उसके लिए स्पॉन जो है वो मार्केट से या ख़रीदने के बजाय या हमसे खरीदने के बजाय वो खुद की भी स्पॉन लैब जो है वो इंस्टॉल कर सकता है। तो उसके लिए भी हमारी तरफ से उनको गाइडेंस मिलती है, और पूरा इंस्टॉलेशन जो है स्पॉन लैब की मशीनरी का, तो वो भी हम लोग करके देते थे। अभी थोड़ा मशरूम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो मशरूम जो है तो उसको हिंदी में खुम बोलते हैं, और इंग्लिश में जैसे कि मशरूम बोलते हैं। तो ये जो है वाइल्ड मशरूम की बहुत सारी वैरायटी है। जैसे कि आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि नेचुरली मशरूम ग्रो हो पाते हैं। तो इसमें थोड़ा मिसकंसेप्शन ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुत्ते के पेशाब से या कौवे से वो तैयार हो जाता है, कि जहाँ पर कौवा बैठता है तो वहाँ पर ऐसा कुछ वहाँ पर मशरूम उगता है, ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन लोगों में है। तो अभी भी है, जैसे कि इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी अभी भी लोग जो है तो वैसा ही सोचते हैं कि मशरूम की पैदावार जो है तो इस तरह से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मशरूम जो है, वाइल्ड मशरूम जो है, तो वो नेचुरली उगता है कि जैसे कि मशरूम ग्रो हो गया तो उसमें से स्पोर शेडिंग निकल आती है, छोटे छोटे स्पोर्स निकल आते हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं। और अगले साल में जैसे कि बारिश शुरू हो जाती है, मतलब कोई भी मशरूम के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उसमें वो जल्दी तैयार हो जाता है। तो जैसे कि बारिश के मौसम में अपने आप नेचुरली ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर जो है कि जहाँ पर वो स्पोर शेडिंग हो चुकी है पहले, तो वहाँ से मशरूम जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो उसमें से कोई भी कुछ वैरायटी जो है वो एडिबल वैरायटी है, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। एक टर्माइटाइसिस करके एक वैरायटी है जो एडिबल है,
और भी दूसरी एक मॉर्शेला करके एक वैरायटी है, वो भी एडिबल मशरूम्स के तौर पर मतलब मार्केट में बेची जा सकती है। और काफ़ी सारी मशरूम जो है वो उसमें कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि हाईली पॉइजनस होती है, और कुछ वैरायटी जो है वो नशे के तौर पर भी, जिनको मालूम है तो वो नशे के तौर पर भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो टर्माटाइसिस जो है वो वैरायटी जो है वो कोस्टल एरिया में ज़्यादातर तो अपने आप पैदा हो जाती है, या बिल्कुल इंटीरियर जंगलों में आप पाई जाती है। और मॉर्शेला जो वैरायटी है वो समझ लीजिए कि इंडिया में हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर जो है हरियाणा का कुछ हिस्सा हो, तो वहाँ पर मॉर्शेला जो है वो अपने आप तैयार हो जाती है। वो हाईली डिमांडेबल है, और उसका जो फ्लेवर जो है वो जैसे मसाले का फ्लेवर आता है, जैसे कि इलायची हो, बड़ी वाली इलायची जैसे मसाले की इलायची हो तो उसका जो फ्लेवर आता है तो वैसा वो उसका फ्लेवर है। और वो महंगी होने की, इतनी ज़्यादा महंगी है कि भी पुणे में उसका डिमांड जो है वो अच्छा है, फिर भी बहुत कम रेस्टोरेंट जो है वो उसकी प्राइस की वजह से अफोर्ड कर पाते हैं। तो उसका जो फ्लेवर की वजह से वो खाली एक डिश को टच देने के लिए, जैसे गार्निशिंग में यूज़ होती है। इसकी जो पैदावार जो है वो जैसे कि विंटर सीजन में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, और पेड़ के पत्ते जैसे गिरने के बाद जो पत्तों के नीचे 2-2.5 फीट के अंतर पर यह अपने आप उग जाती है। तो वहाँ अंदर मशरूम जो है, मॉर्शेला मशरूम जो है वो है, तो इसका पता करने का एक तरीका ऐसा है कि जो ट्रेन किए हुए कुत्ते होते हैं तो उनको स्मेल दी जाती है उसकी, और उनको ढूंढने के लिए बोला जाता है। तो वो ट्रेन कुत्ते जो है वहाँ पर जाके वो बराबर वो जगह जो है वो साफ़ कर लेते हैं, तो अंदर जो है वो काफ़ी संख्या में मॉर्शेला मशरूम जो है वो पाई जाती है। तो जो लोकल लोग हैं तो उसको साफ़ करके फिर वो मार्केट में बेचते हैं। अभी पुणे के मार्केट में जो है वो बहुत कम रेस्टोरेंट उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका रेट जो है वो समझ लीजिए कि 10,000 रुपीज़ पर केजी से ज़्यादा है। उस पर भी थोड़ा रिसर्च चल रहा है कि इसका पैदावार, जैसे कि ऑयस्टर मशरूम या बटन मशरूम और बाकी की वैरायटी जैसे कि हम लोग रूम में उगाते हैं, तो वैसा कुछ वो मॉर्शेला मशरूम के बारे में हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके बारे में भी रिसर्च अभी चल रही है, लेकिन अब तक तो उसमें कुछ सक्सेस नहीं आया हुआ है। और भी काफ़ी सारी वैरायटी है एडिबल मशरूम्स की, जैसे कि नेचुरली वो ग्रो हो पाती है। जैसे आदिवासी लोग जो है उनको पता होता है कि कौन सी मशरूम एडिबल है, तो वो जैसे कि बारिश के मौसम में तो उनका जो मशरूम जो है वो तो उनका मुख्य अन्न होता है कि वो मशरूम जो एडिबल मशरूम जो है वो ले लेते हैं, बिल्कुल साफ़ करके उनके लिए वो सब्जी बना लेते हैं। तो ये अभी हम लोग बात करेंगे कि कल्टीवेशन जो है वो किस मशरूम का किया जाता है, आर्टिफिशियली कल्टीवेशन, और मार्केट की डिमांड कैसी है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड डिमांड और इंडिया की डिमांड भी जो है वो बटन मशरूम की ज़्यादा है। बटन मशरूम में इंडिया का जो है तो अभी पुणे के नज़दीक ज़्यादातर तो पैदावार होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा का कुछ हिस्सा हो, यहाँ पर हो गई, और वहाँ पर उतनी ज़्यादा कंपनियां नहीं इस्टेब्लिश हो पाई जितना कि पुणे के नज़दीक में ज़्यादा हो पाई है। तो अभी पुणे में जो है वो समझ लीजिए कि 8 से 10 हज़ार केजी जो है वो मशरूम बटन मशरूम की डिमांड है, लेकिन 5,000 या 6,000 केजी तक तो मशरूम जो है वो पुणे में आ जाती है। तो बटन मशरूम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 3-4 हज़ार केजी और भी मशरूम जो है वो उसका पुणे के लिए रिक्वायरमेंट है। और ऑयस्टर मशरूम का पोजीशन ऐसा है कि समझ लीजिए कि 1,000 केजी या 2,000 केजी तक भी उसका मार्केट जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा है कि 500-600 केजी जो है वो रेगुलर बेसिस पर मशरूम आ रही है। तो कहने की बात यह है कि मशरूम जो है वो डिमांड में है, और धीरे धीरे ये डिमांड जो है वो बढ़ती ही जाएगी। तो पहले जैसे मैंने बता दिया बटन मशरूम, उसका
टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो होता है 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, और उसको ह्यूमिडिटी जो है वो लगती है 75 to 85%। अभी दूसरा जो मशरूम मैं बताने जा रहा हूँ, ऑयस्टर मशरूम है। तो ऑयस्टर मशरूम के लिए जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, और उसको ह्यूमिडिटी जो है वो भी लगती है 75 से 85% तक। तीसरी वैरायटी जो है तो वो है वॉल्वेरेला स्पेसीज, पैडीस्ट्रा मशरूम्स उसको बोलते हैं। वो भी डिमांड में है, लेकिन उसकी डिमांड जैसे पुणे, मुंबई जैसे बड़े शहर है तो उसमें ही है ज़्यादातर। तो उसकी डिमांड अब तक पुणे के लिए भी ज़्यादातर तक तो शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन उड़ीसा में, भुवनेश्वर में कोई ग्रोवर है तो वो वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, उसका कैनिंग भी करते हैं और होटल्स और केटर्स को भी सप्लाई करते हैं, और लोकल भी डिमांड उसकी अभी बढ़ने लगी है। और भी एक वैरायटी है मिल्की बटन मशरूम्स। जैसे कि मिल्की बटन जो है वो बटन मशरूम की तरह ही दिखती है, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है वो हाफ ओपन होता है उसका। बहुत बड़े बड़े मशरूम उसमें निकल आते हैं कि जैसे कि एक मशरूम का वेट देखा जाए तो वो 200 ग्राम 250 ग्राम से भी ऊपर हो सकता है। अभी उसमें रिसर्च होके छोटे छोटे मशरूम जो है वो भी आ गए हैं। तो एक 200 ग्राम्स के मशरूम्स में 200 ग्राम के पैकेट में एक 5-6 पीस भी उसके आ जाते हैं। तो उसका डिमांड मुंबई में काफ़ी है, समझ लीजिए कि 200 केजी या उससे ऊपर अभी मिल्की बटन का डिमांड है। तो अब शुरुआत कैसे करें कि बटन मशरूम करें, ऑयस्टर करें, मिल्की बटन करें या राइस पैडी मशरूम्स करें। तो आसान जो है तो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। आसान कल्टीवेशन जो है वो ऑयस्टर मशरूम का है, क्योंकि उसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बता दिया 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है। तो ओवरऑल इंडिया का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 7-8 महीने तक तो ये टेम्परेचर अपने को नेचुरली मिल जाता है। रही बात गर्मी के मौसम की और ठंडी के जाड़े के मौसम की, तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उसमें आप थोड़ा सा हीटर्स वगैरह लगा के, मतलब नॉर्थ इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप हीटर्स वगैरह लगा के टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो समझ 9-10 महीने तक मिल जाएगा। रही बात गर्मी के मौसम की, तो उसमें अगर डेजर्ट कूलर्स वगैरह लगा दिए, फॉगर्स वगैरह लगा दिए, तो टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाता है। तो आप शुरुआत ऑयस्टर मशरूम की कर सकते हैं। बटन मशरूम के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि 16 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है, तो उसके लिए शेड भी उस तरह का होना चाहिए। मतलब आपको इंसुलेटेड रूम लगते हैं, सेंट्रल चिलिंग प्लांट उसमें लगता है, और बहुत सारी मशीनरी लगती है। तो इसके लिए उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो शुरुआत करने के लिए इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें लगाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। हालांकि उसकी डिमांड अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वो समझ लीजिए 1 CR से ऊपर है। 1 करोड़ रुपए अगर लगाना चाहिए तब जाके 300 से 400 केजी वाला प्लांट जो है लगा सकते हो। तो आप ऑयस्टर मशरूम में ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन करना आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान भी है, और आप ये समझ लीजिए कि आप घरों में भी कर सकते हैं। घरों में मतलब रूम में करने के बजाय आपका अगर टेरेस खुला है तो वो ठीक से वो ढक के, जैसे कि उसमें कुछ सेक्शंस वगैरह बना के और कुछ मशीनरी लगा के अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। मेरी कंपनी की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कमर्शियली कल्टीवेशन करना चाहते हैं ऑयस्टर मशरूम का, तो आप पोल्ट्री फार्म जैसा आप शेड ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि वो कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। कुछ उसमें फॉल सीलिंग कर ली थर्मोकॉल की, और कुछ सेक्शन बना दिए अपने हिसाब से, तो उसमें कल्टीवेशन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं कमर्शियल लेवल पर। तो थोड़ा मैं मशरूम के डाइट के बारे में आपको बता दूंगा कि डाइट में आप मशरूम का इम्पोर्टेंस क्या है। ऑयस्टर मशरूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑयस्टर मशरूम में 47.93% तक प्रोटीन कंटेंट है। और अमीनो एसिड्स के हम लोग बात करते हैं तो अमीनो एसिड जो है वो 16 प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो मौजूद है, 18 प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो ऑयस्टर मशरूम में मौजूद है। जैसे कि लियासिन और नाइसिन जैसे अमीनो एसिड जो है
वो कैंसर जैसी बीमारी रोकने का काम कर देते हैं। उसमें हाई फाइबर है, तो जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ़ है या कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ उससे दूर हो जाती है। फिर उसके बाद में आप ये एंटी डायबिटिक आप इसको बोल सकते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल जैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की क्षमता है, और हाइपरटेंशन की भी जैसी बीमारी जो है वो इससे कम हो सकती है। लेकिन उसके लिए कैसा है कि एक हफ्ते में समझ लीजिए 2 बार तो मशरूम कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इसके थोड़े न्यूट्रिएंट के बारे में आपको मैं इन डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो ये है, जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन कंटेंट उसका 47.93% है। फैट परसेंट जो है वो बिल्कुल कम है, वो 2.26% तक है। उसमें रिड्यूसिंग शुगर जो है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो नहीं है। स्टार्च जो है वो 0.121% है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो 0.06% है। ऐश उसमें है 8.25%। और बाकी के मिनरल जो है ऐश में, तो वो फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, जिंक हो, मैंगनीज हो, आयरन हो, तो इसका भी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। तो ये इन डिटेल में मैंने आपको ये बता दिया। और जैसे कि मैंने अमीनो एसिड्स की बात की, तो उसमें जो है अमीनो एसिड जो है उसमें है आइसोलिसिन, लियोसिन, लाइसिन, फिनियलाइन, मेथोलिन, इस प्रकार की समझ लीजिए कि 18 प्रकार के अमीनो एसिड जो है तो उसमें ये मौजूद है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाए। तो कल्टीवेशन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर, सबस्ट्रेट के तौर पर कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट आपको लगता है कि जैसे कि आपने किसी चीज़ का भी क्रॉप अगर आपने निकाल लिया, तो क्रॉप निकालने के बाद जो भी घास बचता है या हस्क बचता है, तो उस पर आप ये मशरूम जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अभी इसका भी साइंटिफिक तरीका है मशरूम ग्रो करने का। तो आप कौन सा घास आप यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी क्रॉप का वेस्ट मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो उसमें होता है कि कॉटन का स्ट्रॉ जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, सोयाबीन का स्ट्रॉ आप यूज़ कर सकते हो, व्हीट का स्ट्रॉ आप यूज़ कर सकते हो, राइस पैडी का आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हो, ज्वार का हो या बाजरा का हो। जितने भी क्रॉप लेने के बाद जो घास बचती है, भूसा बचता है, तो उस पर आप ग्रो कर सकते हो। जैसे कि पेड़ के पत्ते हो या घास हो, तो उस पर भी मशरूम ग्रो हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा ग्रो हो नहीं पाएगा कि जितना कि जैसे कि क्रॉप वेस्ट पर आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा घास कौन सा है मशरूम का प्रोडक्शन लेने में, कल्टीवेशन करने में? तो ये है कपास का। तो कपास का हार्वेस्टिंग होने के बाद जो भी पौधा बचता है, तो उसको चॉप करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में उस दूसरा घास जो है, सेकंड बेस्ट आप बोल सकते हो, तो वो है सोयाबीन का स्ट्रॉ। सोयाबीन लेने के बाद जो भी ये घास बचती है या सोयाबीन का ऊपर का जो छिलका बचता है, तो उसको आप चॉप करके आप रॉ मटेरियल के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में व्हीट का स्ट्रॉ जो है, व्हीट की हार्वेस्टिंग करने के बाद जो घास बचती है वो ऑलरेडी चॉप में घास मिल जाती है, क्योंकि मशीन में पूरा पौधा किसान जो है वो डालते हैं, और गेहूँ अलग से होता है, और दूसरा भूसा जो है वो मशरूम पैदावार करने के लिए आप काम में आ सकता है, तो वो आप ले सकते हो। पैडी स्ट्रॉ जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कौन सा भी घास आप यूज़ कर सकते हो कि जो आपके नज़दीक में, जहाँ पर आपने ये प्रोडक्शन शुरू किया है, वो वहाँ के नज़दीक में जो भी आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसमें क्या है कि और भी बहुत सारे सप्लायर भी अभी इसमें आ गए हैं कि अगर आप बड़े पैमाने पर अगर इसको करना चाहते हैं, तो आपकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। तो आप ज़्यादा तौर पर आप खुद अगर नहीं बटोर पाते हैं घास, तो वो सप्लाई भी करने वाले लोग हैं। जैसे कि वो गुजरात से कुछ सप्लाई होता है, कुछ एमपी से होता है, तो वो भी कोई
मतलब कि आपको सप्लाई जो है वो मिल सकती है। और स्पॉन जो है उसका जो रॉ मटेरियल में जो चीज़ आती है तो उसमें आता है स्पॉन, मतलब बीज। बीज तो हम सप्लाई कर ही रहे हैं हमारा कैपेसिटी पे, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। और आप खुद भी बीज बनाना आप हमसे सीख सकते हो और हमसे लैब जो है वो इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो इसमें रॉ मटेरियल आता है, लगता है कोई भी क्रॉप का भूसा जो है, हस्क, जैसे मैंने आपको बता दिया वो। उसके बाद में लगता है स्पॉन, मतलब बीज, तो वो हमसे आपको मिल सकता है। और लगता है कुछ केमिकल्स, तो इसमें आ जाते हैं बाविस्टीन, नुआन, फॉर्मेलिन जैसे केमिकल्स। और कुछ हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर हो, फिनाइल हो, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे केमिकल जो है तो वो पेस्टिसाइड का काम करते हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद में लगती है बिजली, कुछ पानी, लेबर। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो आपने ठीक से यूटिलाइज़ की तो आप मशरूम बड़ी आसानी से पैदा कर सकते हो। तो इसका तरीका क्या है कि जितना जो भी हस्क आपने ले लिया तो उसको स्टरलाइज करना ज़रूरी है, ताकि हर एक चीज़ जो है वो आप लेते हो तो उसका स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टरलाइज करने के लिए जो है वो दो तरीके हैं। वो आप केमिकली भी स्टरलाइज कर सकते हैं, या जो हस्क आपने ले लिया उसको आप उबाल के एक मिनट, जो हस्क आपने ले लिया उसको आप उबाल भी सकते हो, उसके भी वो स्टरलाइज हो जाएगा। या कुछ एक इक्विपमेंट आपने बना दिया, एक बॉयलर जैसा इक्विपमेंट, कि उसमें भूसा रहेगा, नीचे कुछ हीटर लगेगा और वो जो स्टीम तैयार हो जाएगी वो अपने लॉक कर लिए। तो वो भी आप वैसा एक छोटा सा इक्विपमेंट बना के भी आप स्टरलाइजेशन कर सकते हैं हस्क का। तो ये स्टरलाइज किया वो हस्क जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो आप उबाल सकते हो, उसको स्टीम दे सकते हो, या केमिकल मेथड से करते हो। अगर आप केमिकल मेथड से करना चाहते हो तो उसके लिए लगते हैं केमिकल्स बाविस्टीन, नुआन और फॉर्मेलिन। उसकी मात्रा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जैसे कि आप 15 केजी हस्क जो है वो अगर आप स्टरलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए लगता है 100 लीटर पानी, 200 ml फॉर्मेलिन, 8 ग्राम बाविस्टीन लगता है और 5 ml तक नुआन लगता है। तो इसका एक घोल बना दीजिए 1 लीटर पानी में, और वो जो घोल जो है वो फिर आप डाल दीजिए जिसमें आपको भूसा जो है वो स्टरलाइज करना है तो वो पानी में। मतलब कहने की बात यह है कि समझ लीजिए कि आप 15 केजी हस्क अगर आप स्टरलाइज करना चाहते हो तो 100 लीटर पानी ले लो एक ड्रम में, मतलब आधा ड्रम आप कह सकते हो। तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 1 लीटर पानी में पूरी ये जो 3-4 केमिकल है वो मिला दो, और फिर वो जो घोल है जो है वो पानी में डाल दो, पानी में डाल दो और उसको हिलाते जाओ। फिर भूसा जो है तो वो एक गोनी में या बोरी में भर दो, और वो बोरी जो है वो समझ लीजिए अगर नायलॉन की बोरी है तो अच्छा है, जूट की बोरी हो तो भी चल सकता है, लेकिन नायलॉन की हो तो वो जल्दी ख़राब नहीं हो जाएगी। तो वो आप बोरी जो है उठा के वो पानी के अंदर डाल दो, और कुछ भी हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जो है वो पानी के नीचे दबा होना चाहिए। और जो ड्रम हो या कुछ टंकी हो जिसमें आप ये भूसा जो है वो स्टरलाइज करने के लिए डाल दिया है, तो उसका ढक्कन जो है वो ठीक से आप बंद करो। इससे दो आपके फ़ायदे हो जाएंगे कि जो केमिकल जो है वो पूरी तरह से भूसे में चला जाएगा, वो इवैपोरेट नहीं हो पाएगा। मतलब फॉर्मेलिन जैसा केमिकल जो है वो समझ लीजिए जैसे खुला छोड़ दिया तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है उसका पावर। तो वो अगर आपने वो ठीक से ढक दिया है तो वो ठीक से स्टरलाइज भूसे को हो जाएगा। और आराम से क्या होता है कि 10-12 घंटे का अगर आप भूसा जो है वो केमिकल ट्रीट किया हुआ पानी में आप रखते हो तो वो स्टरलाइज भी हो जाएगा, और जितना पानी वो एब्सॉर्ब कर लेगा तो वो जो है वो पेनिसिलियम डेवलपमेंट के लिए, मतलब मशरूम ग्रो करने के लिए काम में आ जाएगा। तो जैसे कि आपने ये पानी में डाल दिया है तो आप 10-12 घंटे के लिए ऐसे ही उसको छोड़ दो, फिर उसके बाद में 12 घंटे के बाद पानी छोड़ दो, फिर उसको बोरी को बाहर निकाल लो, और हाथ में वो भूसा लेके थोड़ा स्क्वीज़ करके देख लो कि पानी जो है उसमें गलना नहीं चाहिए, लेकिन
आपको महसूस होना चाहिए कि उसमें ये गीला है, जैसे कि गीली ये जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ ये गीली है तो उतना ही पानी उसमें आना चाहिए। और भी तरीका उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो टेस्ट करने का ऐसा है कि आप उसका वेट ले सकते हो कि जैसे कि आपने भूसा निकाल लिया तो अगर 15 केजी आपने एक सूखा वाला भूसा अगर अंदर डाल दिया है तो गीला वाला जैसे भूसा 10-12 घंटे के बाद आप निकालते हो तो आप देख लो कि उसका वज़न जो है वो 45 केजी से लेके 50 केजी तक बढ़ना चाहिए। मतलब उसको उसमें 70% से ऊपर 65 to 70% इतनी तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आनी चाहिए। तो उसके बाद में आप बेड बना सकते हो उसका। और तरीका जैसे मैंने बता दिया कि एक बड़ा सा बर्तन लेके भी आप उसमें भूसा उबाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके लिए फ्यूल ज़्यादा लगेगा, तो फ्यूल जो है तो उसका कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो एक छोटा सा अगर इक्विपमेंट आपने बना दिया, जैसे कि मैं अभी ये दिखाने जा रहा हूँ, तो सबसे नीचे जो है और एक दूसरा स्टैंड लगा हुआ है और एक जाली के कंटेनर जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो उसमें एक जाली के कंटेनर, तो उसमें आप भूसा जो है वो रख सकते हो और वो जाली के कंटेनर जो है वो उठा के अंदर रख सकते हो। नीचे जो पानी दिखाया है तो पानी को आपको हीटर से गर्म करना है या गैस से गर्म करना है, और वो गर्म हो जाएगा, उसमें स्टीम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी और वो जो ड्रम है तो उसका ढक्कन जो है वो हमने लॉक कर दिया है, तो स्टीम जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगी और धीरे धीरे अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और वो टेम्परेचर अंदर कितना है तो उसके लिए हमने ये नीडल टाइप थर्मामीटर उसमें डाल दिया है, तो उसका सेंसर जो है वो अंदर की तरफ है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और आपको भूसा जो है बिल्कुल 1-2 घंटे के बाद स्टरलाइज भूसा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये इक्विपमेंट जो है वो आप बना सकते हो शुरुआत में। और जैसे कि आपका प्लांट अगर बड़ा है तो हमने भी कुछ इक्विपमेंट, बड़े इक्विपमेंट जो है वो डिज़ाइन करके रखे हैं कि जैसे कि आपका कैपेसिटी पर डे जो कैपेसिटी है आपकी वो समझ लीजिए 25 किलो है, 50 किलो है या 100 केजी है या 200 केजी है, 500 केजी है, 1000 केजी भी आप करना चाहते हो तो भी उसके लिए जो स्टरलाइजेशन सिस्टम लगेगी तो उसका डिज़ाइन वगैरह हमने बना दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो हम लोग आपको पूरा तरह से बना के आपके प्लांट पर इंस्टॉलेशन वगैरह करके दे सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने बता दिया आपको स्टीम स्टरलाइजेशन, बॉयल मेथड और ये केमिकल स्टरलाइज, कि जैसे कि ये तीनों तरह से आप कर सकते हो। लेकिन सबसे सेफ़ क्या है, तो सेफ़ जो है वो स्टीम स्टरलाइजेशन, मतलब एक स्टरलाइजेशन सिस्टम बना के अगर आप करते हो तो उसमें बिल्कुल सेफ़ है कि जैसे कि उसमें कोई इस तरह से अगर हंस को आपने ट्रीट किया स्टीम मेथड से तो उसमें कोई डिसीज़ जो है वो आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो आप स्टीम स्टरलाइजेशन से कीजिए कि जैसे आप कमर्शियल कल्टीवेशन करना चाहते हो तो उसके लिए अल्टरनेटिव नहीं ढूंढे तो ये अच्छा है। तो आप स्टरलाइज किया हुआ आपके पास हस्क है तो अभी उसके बेड बनाने हैं, तो उसका एक तरीका ऐसा है कि आप कोई भी पॉलीथीन बैग ले लीजिए, तो पॉलीथीन बैग जो है उसको नीचे से बांध दीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए, मतलब बंधा हुआ हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका बेड जो है उसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल आपको मिल जाएगा। तो उसमें ऐसा है कि स्टरलाइज किया हुआ हस्क जो है वो आप शुरुआत में डाल दीजिए, तो वो समझ लीजिए कि आप 1 इंच थिकनेस का ही डाल दीजिए। फिर उसके बाद में स्पॉन जो है, सीड बीज जो है उसको खुला कर दीजिए और उसको फैला लीजिए, मतलब पेरीफेरी में भी डाल दीजिए और बीच में भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आप हस्क डाल दीजिए, फिर उसके बाद में स्पॉन को डाल दीजिए, फिर उसके बाद में हस्क को, स्पॉन को, ऐसे 10-12 लेयर जो है वो बना दीजिए। सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो नीचे जैसे आपने लेयर बना दिया तो वैसा ही बना दीजिए। तो वो है कि पेरीफेरी में और बीच में भी डालना है और हल्के भूसे से जो है उसको ढकना है। फिर वो जो बैग है वो ऊपर से ठीक से बांधनी है, उसका एयर जो है उससे से निकालना है। फिर एक नीडल लेके वो भी फॉर्मेलिन के पानी में डुबा के उसको सभी उधर से उसको पिन होल करने हैं
कि जैसे कि उसको जो नाइट्रोजन लगेगी, ऑक्सीजन लगेगी, तो वो उसको मिल जाए और माइसीलियम डेवलपमेंट जो है तो वो ठीक से हो जाए। तो ये वाले बेड जो है वो आप एक इंक्यूबेशन चेम्बर बना लीजिए, तो उसमें रखना शुरू कर दीजिए। तो इंक्यूबेशन चेम्बर मतलब एक अलग ही कमरा है कि इसमें क्या होता है कि मशरूम तो तैयार नहीं हो जाते, लेकिन माइसीलियम डेवलपमेंट उसमें तैयार हो जाती है। तो उसका ड्यूरेशन जो है वो समझ लीजिए मैक्सिमम 20 डेज़ का है। 20 दिन तक तो मशरूम उगती नहीं है, उसमें खाली माइसीलियम डेवलपमेंट होती है, तो उसको आप इंक्यूबेशन कहते हैं। तो इसमें रोज़ जो बेड जो है वो आप भरते हो, तो रोज़ के रोज़ बेड जो है वो इंक्यूबेशन चेम्बर में रखना ज़रूरी है। और इंक्यूबेशन चेम्बर का टेम्परेचर जो है, रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। माइसीलियम डेवलपमेंट के लिए आइडियल टेम्परेचर लगता है 24 डिग्री सेल्सियस। अगर वो धीरे धीरे 25 या 26 डिग्री सेल्सियस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 28 से 30 या 30 से ऊपर अगर चला जाता है टेम्परेचर, तो माइसीलियम डेवलपमेंट ठीक से होती नहीं है। तो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? तो इंक्यूबेशन चेम्बर में जो है वो जो विंडो है, तो विंडो में आप डेजर्ट कूलर लगा सकते हो और नीचे एक एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हो। तो होता क्या है कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। और मेंटेन होने का आपको फ़ायदा ये मिलता है कि जो पीरियड जो मैंने जैसे आपको बता दिया 20 दिन का, तो वो समझ लीजिए 15 या 16 दिन तक की आपका बेड जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो आज आपने बेड भरे हैं, तो 24 आवर्स के बाद या 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप इंक्यूबेशन चेम्बर में ऑब्जर्वेशन के लिए जाओगे, तो आपको धीरे धीरे ऐसा नज़र आएगा कि जहाँ पर आपने स्पॉन डाली है पेरीफेरी में, कि जो आप ट्रांसपेरेंसी पीपी पैक की ट्रांसपेरेंसी की वजह से आप देख सकते हो, तो वो कैच होना शुरू हो जाता है। मतलब उसमें से थोड़े से धागे जो है, थ्रेड जो है वो निकल आते हैं और धीरे धीरे जो है वो आप देख सकते हो कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो 20 दिन के बाद जैसे कि आपका इंक्यूबेशन कंप्लीट हो गया, तो वो बेड जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं हार्वेस्टिंग एरिया में। तो आपका जो शेड है तो उस हिसाब से ही होना चाहिए, अलग अलग सेक्शन उसमें होने चाहिए। मतलब आपकी प्रोसेस के हिसाब से वो सेक्शन होने बहुत ज़रूरी है कि ये इसमें कि भूसा स्टोर करने के लिए अलग से जगह चाहिए, फिर भूसा जो है वो पानी में सोकिंग के लिए अलग एक जगह चाहिए, फिर सोकिंग वाला भूसा जो है वो स्टरलाइज करना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी अलग से सेक्शन होना चाहिए। फिर बेड फिलिंग, जहाँ पर हम लोग बेड बनाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से एक रूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे कि बेड आप रख सकते हो जिस रूम में, तो उसको इंक्यूबेशन चैम्बर बोलते हैं। तो इसमें जो है वो आप देख सकते हो कि अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे, आपको देंगे। तो उसमें स्ट्रॉ स्टोर करने के लिए एक जगह है, स्ट्रॉ सोक करने के लिए एक जगह है, उसमें बाद में स्टरलाइज करने के लिए एक रूम अलग से है, और बेड बनाने के रूम जो है वो अलग है। फिर उसके बाद में इंक्यूबेशन चेम्बर जो है, इंक्यूबेशन शेड जो है वो यहाँ पर है। और जैसे माइसीलियम डेवलपमेंट पूरी तरह से हो गई, फिर उसके बाद में आप 20 दिन के बाद जो बेड शिफ्ट करने ज़रूरी है, तो उसके लिए कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग एरिया भी आप देख सकते हो कि अलग है। तो इस प्रकार से आप करते हो अलग अलग सेक्शनों में काम, तो बड़ी आसानी से वर्कर्स को भी बड़ी आसानी से वर्कर जो है वो काम कर सकते हैं, और कोई दिक्कत आती नहीं है मशरूम पैदा करने में। तो जैसे कि आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, जैसे मैंने बता दिया आपको कि 20 दिन का है, 20 दिन के बाद आप हार्वेस्टिंग के लिए मशरूम जो है बेड जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं कल्टीवेशन एरिया में। तो उसके बाद में आपको मेंटेन क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या है कि इंक्यूबेशन में हमने क्या किया, हमने खाली टेम्परेचर मेंटेन किया, लेकिन हार्वेस्टिंग एरिया में टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, वेंटिलेशन भी मेंटेन करना है, और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करनी है। तो ह्यूमिडिटी के लिए जो है वो फॉगर्स आप लगा सकते हो, वो सीलिंग में लगा सकते हो। तो फॉगर्स का क्या है कि छोटे छोटे नोजल्स होते हैं, और वो ऊपर की तरफ लगा के, और भी कंपनियां हैं मार्केट में कि वो लगा के दे सकती है। तो फॉगर जो है लगाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे आपने पंप ऑन कर दिया, तो उसमें से जो पानी का मिस्ट बाहर आ जाता है, तो वो इतना फाइन होता है कि जैसे फॉग के जैसा होता है कि
10-15 मिनट में जो है कि अगर समझ लो आपका शेड की ह्यूमिडिटी जो है वो 40-45% तक है, तो 10-15 मिनट में ही वो 90-95 से ऊपर तक चली जाएगी। तो ये फ़ायदा है। तो फॉगर्स लगाने बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि वाइल्ड मशरूम जो है वो बारिश के मौसम में क्यों अपने आप पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहाँ पर वैसे मिल जाती है बारिश के मौसम में। तो वही एटमॉस्फेयर जो है वो हमको अपने शेड में तैयार करना है। तो इसके लिए डेजर्ट कूलर्स और फॉगर्स वगैरह लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने हार्वेस्टिंग एरिया में अपने बेड रख दिए, तो उसके बाद में आप देख सकते हो 3-4 दिन के बाद तो हार्वेस्टिंग एरिया में आपने बेड रख दिए तो ऊपर का पॉलीथीन जो है वो पूरी तरह से निकालना है। तो जैसे एक सॉलिड जैसा ब्लॉक आपको मिल जाएगा कि बिल्कुल वो बाइंड हो चुका है माइसीलियम की वजह से। फिर आप उस दिन से उस पर कुछ पानी मत उसको पानी नहीं दिया तो भी चलेगा उसी दिन से, क्योंकि कैसा है कि सेल्फ मॉइस्चर उसमें होती है और 10-12 घंटे के लिए वैसे ही रह जाती है। तो उसके बाद में आपने दूसरे दिन से उसमें पानी देना आप शुरुआत कर सकते हो। पानी का मिस्ट जो है वो भी फाइन होना चाहिए। जैसे कि हैंड स्प्रे होता है तो उसका मिस्ट जितना फाइन होता है उतना ही फाइन होना चाहिए। तो फॉगर से भी आप पानी दे सकते हो। अगर फॉगर नहीं है, अपने प्रैक्टिकल के तौर पर आप कर सकते हैं, तो हैंड स्प्रे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े प्लांट में क्या किया जाता है कि एक लाइन जो है अलग से इरिगेशन के लिए बनाई जाती है और उससे ही वो नोज़ल जो है वो उतने ही फाइन होते हैं कि जितने की फॉगर्स के, और वो पानी जो है वो उसको देना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि समझ लीजिए कि दूसरे या तीसरे दिन में छोटे छोटे पिन हेड जो है वो निकल आते हैं। तो पिन हेड जैसे निकलना शुरू हो गए तो पानी की मात्रा जो है वो बढ़ानी चाहिए। कि जैसे कि पानी अगर आप 2 या 3 बार आप पानी मारते हो, पानी देते हो, तो वो समझ लीजिए 4 या 5 बार देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्या है कि जब पिन हेड निकल आते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट जो है, पानी का कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो लगता है। मशरूम बड़े होने के लिए पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए। फिर जैसे कि मशरूम थोड़े थोड़े बड़े हो तो थोड़ा ड्राई स्टेज देना ज़रूरी है कि वापस एक आध दूसरे बार ही अगर पानी आप मारते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और मशरूम जो है वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ी प्रैक्टिकल वाली बात है कि जैसे आप 1 बैच या 2 बैच करते हो तो उसके बाद में आपको अच्छी तरह से वो पता चल जाएगा। तो मशरूम जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। फिर उसको हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। अगर आप इन टाइम उसका हार्वेस्टिंग नहीं करते हो तो अंदर की तरफ वो मुरझा जाएगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कब मशरूम जो है वो हार्वेस्ट करना है। तो जैसे कि पूरी तरह से ग्रो हुई मशरूम जो है वो ऑयस्टर की शेप की लगती है, तो जैसे कि उसके बॉर्डर जो है वो अंदर की तरफ से खींचने लगे उससे पहले ही उसको काटना ज़रूरी है। अभी उसको कैसे काट सकते हैं, उसको प्लग किया जा सकता है। जैसे प्लग करने के बाद कुछ हिस्सा भूसे का हिस्सा जो है उसको स्टेम के साथ में लग के आएगा। तो उसको आप क्या कर सकते हो कि नाइफ से या सीजर से उसको कट करके फिर सुखाने के लिए डाल सकते हो या जल्द से जल्द मार्केट के लिए आप भेज सकते हो। अगर आपको खुद को मार्केट करना है, मशरूम मार्केट में आपके खुद के ब्रांड से अगर बेचनी है तो आप कोई पॉलीथीन बैग ले लीजिए 100 ग्राम वाली या 200 ग्राम वाली की, जिसमें मशरूम 100 या 200 ग्राम आ जाए। तो उसको परफोरेटेड करना ज़रूरी है, तो उसमें छेद होने चाहिए। तो एक पेपर पंच का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें छेद बना के उसमें मशरूम डाल दीजिए। क्योंकि जैसे मशरूम आपने काट ली तो उसका अंदर का मॉइस्चर जो है वो छोड़ना शुरू हो जाता है। वो मशरूम जो है छोड़ते हैं, तो वो बाहर निकालने के लिए वो बैग जो है परफोरेटेड होनी ज़रूरी है। तो आपने 100 ग्राम या 200 ग्राम के पैकेट आप बना के मार्केट में बेच सकते हैं। या अगर आपको खुद को ही उसको मार्केट में नहीं बेचना है, आपको किसी कंपनी को सप्लाई करना है, और हम भी तो बायर्स हैं, तो हम लोग भी आपका मशरूम जो है वो खरीदना चाहते हैं, तो आप
हमको भी वो सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर समझो पूना के नज़दीक अगर 30-40 किलोमीटर की दूरी पर अगर आपका फार्म है तो हमको आप फ्रेश भी सप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है, आप दूर हो, अगर 4-5 घंटे या उससे ज़्यादा ही अगर टाइम ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है तो उसके लिए आप मशरूम जो है वो ड्राई करके हमको सप्लाई कर सकते हो। अभी ड्राई करने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि दूसरा भी हार्वेस्टिंग इसमें मिल जाता है। तो दूसरा हार्वेस्टिंग कैसे मिल जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपने पहला हार्वेस्टिंग ले लिया, तो जो बेड से आपको पहला हार्वेस्टिंग मिल गया है तो बेड को ऐसे ही रख दीजिए। फिर आप 7 या 8 घंटे के बाद 7 या 8 दिन के बाद छोटे छोटे पिन हेड जो है तो वो उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। वो जो पिन हेड जो है, तो जैसे कि पिन हेड निकलते हैं तो आप पानी की मात्रा जो है वो बढ़ा दीजिए, और जैसे कि मशरूम थोड़े बड़े होने लगते हैं तो आप थोड़ा पानी की मात्रा जो है वो कम कर दीजिए। तो उसके बाद मशरूम पहले हार्वेस्टिंग की तरह ही आप उसमें प्लग करके साफ़ करके आप फ्रेश मार्केट में बेच सकते हो या ड्राई कर सकते हो। इसमें ये एक बेड में से तीसरी बार भी आपको हार्वेस्टिंग मिल सकती है। समझ लीजिए 8-10 दिन और उसमें लग जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि पहला जो पीरियड है वो है समझ लीजिए 20 दिन का, और उसके बाद में जो पीरियड है वो है समझ लीजिए 25 या 30 दिन का। तो 1.5 महीने के अंदर पूरा जो लाइफ साइकिल है वो बेड का वो ख़त्म हो जाता है। तो एक बेड के कमर्शियल बेड आप करना चाहते हो तो एक बेड का वेट जो है वो होना चाहिए 10 kg, और उससे छोटा अगर बेड करना चाहते हो तो उसका वेट जो है वो होना चाहिए 5 kg। 5 kg वेट वाले बेड में आप 1 kg फ्रेश मशरूम निकाल सकते हो, और 10 किलो वाला बेड बनाते हो तो उसमें जो है वो 2 kg तक आप मशरूम पैदा कर सकते हो। और भी प्रोडक्शन उसमें अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा। उसके तरीके भी अलग अलग हैं। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट अगर आपने मिला दिए तो वो थोड़ा प्रोडक्शन भी उसमें ज़्यादा आ सकता है। या हस्क जो है आपने कॉटन हस्क आपने यूज़ किया, या सोयाबीन का हस्क आपने यूज़ किया, या सोयाबीन और व्हीट का हस्क जो है वो ब्लेंडिंग करके आपने बेड बना दिए, तो उसमें भी समझ लीजिए कि 10% या 15% तक बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया कल्टीवेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग प्रोसेस आपको बताना चाहूँगा। अभी ड्राइंग प्रोसेस में क्या है कि मशरूम जैसे कि आपने हार्वेस्टिंग किया, तो जैसे कि आप हार्वेस्ट करते हो तो हार्वेस्ट करने से पहले 10 या 12 घंटे तक आप पानी जो है बिल्कुल ही रोक दीजिए, क्योंकि क्या है कि उसका सेल्फ मॉइस्चर कंटेंट है उतना ही होना चाहिए। अगर एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट उसमें है तो वो सूखने के लिए टाइम लेगा। अगर आप फ्रेश फॉर्म में अगर बेचना चाहते हो तो अगर ज़्यादा उसमें परसेंटेज है पानी का, तो होता क्या है कि मशरूम जो है वो ख़राब होना जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आप मशरूम को जो है वो सेल्फ वाटर कंटेंट है तो उतना ही रखिए, एक्सेस पानी जो है उस पर नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे कि 10-12 घंटे के लिए पानी जो है वो उस पर देना बंद कर दीजिए। फिर मशरूम हार्वेस्टिंग के बाद आप मशरूम को सुखा सकते हो। मशरूम को धूप में भी सुखाया जा सकता है। तो धूप में सुखाने का तरीका ऐसा है कि आप प्लास्टिक पॉलीथीन ले लीजिए, और ब्लैक वाला अगर पॉलीथीन ले लिया तो बहुत अच्छा है, और उसमें साफ़ सुथरा जो है कपड़ा जो है तो आप डाल दीजिए, और मशरूम को जो है वो उल्टा सुखाना है, मतलब गिल्ट जो है वो ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि उसमें से ही पानी जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। तो एक एक मशरूम को रख दीजिए, फिर उसके बाद में और एक कपड़ा जो है उस पर डाल दीजिए, और उसे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे खुले में आप मशरूम सुखाते हो तो हवा चलती है, हवा के साथ जो धूल मिट्टी जो है तो वो मशरूम पर आके बैठ सकती है, तो उसको आप रोक सकते हो। तो इसके लिए आप ऊपर से जालीदार कोई कपड़ा जो है उसे ढकना बहुत ज़रूरी है। तो और डायरेक्टली सनलाइट जो है उसको भी लगती नहीं, और मशरूम का टेक्सचर जो है वो भी आपको अच्छा मिलेगा, शेप भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और एक दिन में समझ लीजिए कि 40% अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक दिन में बिल्कुल मशरूम सूख जाती है। और फिर सूखी हुई मशरूम जो है वो समझ लीजिए आप 1 किलो के पैक बना के हमको आप भेज सकते हो। और अगर समझ लीजिए कि बारिश के मौसम में अभी मशरूम कैसे सूख सकता है, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है, तो अभी बारिश के सीज़न में जो है वो आप
मशरूम सुखाने के लिए आप मैकेनिकल ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिकल ड्रायर का जो है वो भी हम लोग बना के देते हैं। मैकेनिकल ड्रायर में क्या होता है कि दोनों तरफ हीटर लगे हुए होते हैं, नीचे एक साइक्लोन फैन लगा होता है और ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ होता है। तो और अंदर जो है वो परफोरेटेड ट्रेज होते हैं। तो ट्रेज में आप मशरूम रख के, अब ट्रेज जो स्लाइडिंग ट्रेज होते हैं वो आप वो केबिन के अंदर डाल सकते हो, दरवाज़ा उसका बंद कर सकते हो। फिर जो चेंबर होता है या चेंबर होता है तो चेंबर में इंसुलेशन होता है और इंसुलेशन की वजह से हीट लॉस नहीं होती है। तो हीट लॉस नहीं होने के कारण टेम्परेचर जो है वो अंदर झट से बढ़ जाता है और आप मेंटेन भी कर सकते हैं। उसमें एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ होता है। कंट्रोल पैनल से 53 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने मेंटेन कर दिया तो क्या होता है कि 52 को वो ऑन हो जाएगा और 54 को जो है वो बंद हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन की वजह से आपको मशरूम का टेक्सचर जो है, कलर जो है वो अच्छी तरह से मिल जाएगा। और साइक्लोन फैन जो लगा हुआ होता है नीचे से, तो हॉट एयर जो है वो अंदर अच्छी तरह से पास हो जाती है। तो नीचे का ट्रे और ऊपर का ट्रे जो है तो उसमें डिस्टेंस अगर 2 फीट का है या 3 फीट का भी है तो भी टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्म क्रिएट हो जाता है अंदर। तो इसकी वजह से हर एक मशरूम जो है वो आपको ठीक से सूखा हुआ मिलेगा और उसका टेक्सचर शेप जो है वो भी अच्छा ही मिल जाएगा। तो ऐसा वाला मशरूम जैसे कि 3 साढ़े 3 घंटे में बिल्कुल सूख जाता है। सूखा हुआ मशरूम थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और फिर उसके बाद में पॉलीथीन बैग लेके, मतलब जो थिक पॉलीथीन बैग है तो उसमें रख के फिर उसको एयर टाइट सील कर दीजिए। ऐसी सील की हुई मशरूम जो है वो समझ लीजिए 6 महीने तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाएगी। उससे ज़्यादातर देर तक भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपके पास अगर 5 केजी 10 केजी भी मशरूम तैयार हो गई तो आप हमें वो भेज सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल ले लेंगे। तो प्रैक्टिकल जो है वो ऑयस्टर मशरूम का ही, बेड का ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी हम थोड़ा जान लेते हैं कि मशरूम का बीज कैसे बनाते हैं। तो मशरूम का बीज बनाने के लिए आपको एक 4 या 5 रूम की ज़रूरत होती है। तो उसमें भी रूम की, या अगर आपके पास शेड है तो उसमें भी अलग अलग सेक्शन आप बना सकते हो और उसमें मशरूम बीज का कल्टीवेशन कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मशरूम बीज को जो है वो स्पॉन बोलते हैं। तो ये हो गया ये कमर्शियल स्पॉन। अभी ये बग कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्हीट ग्रेन हो या ज्वार का ग्रेन हो या बाजरा ग्रेन हो, आप कोई भी ग्रेन ले सकते हो। तो उसको उबाला जाता है। उबाला इतना जाता है कि अंदर का स्टार्च जो है तो वो तैयार हो और वो जो ग्रेन जो है वो फूटे नहीं या टूटे नहीं, तो तब तक उसको उबाला जाता है। फिर पानी बिल्कुल ड्रेन करके उसको थोड़ा सा सुखाया जाता है और उसके वेट के हिसाब से 5% या 7% तक कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो उसको प्रेसिपिटेट कॉर्पोरेशन का कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसको लगाया जाता है, उसमें ठीक से वो मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद में इस तरह से पॉलीथीन बैग में उसको भरा जाता है, उसको पीवीसी रिंग लगाई जाती है, रबर बैंड से उसको बांधा जाता है और उसको कॉटन प्लग जो है ऊपर से लगाया जाता है। फिर इसका ऑटोक्लेविंग होता है। ऑटोक्लेव जो है एक प्रेशर वेसल है, उसमें ये पैकेट जो है वो रखते हैं। फिर उसमें टेम्परेचर जो है वो लगभग आ जाता है 250-200 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो प्रेशर जो है स्टीम प्रेशर तो वो आ जाता है करीब 25 या 30 PSI पर स्क्वायर इंच। इतना प्रेशर मतलब 3 kg तक स्टीम जो है वो उसमें तैयार हो जाती है। और वो जो है वो आपको 30 PSI के लिए आपको रखना पड़ता है करीब 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद में आप स्टीम जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं और जो आपको ग्रेन मिल जाते हैं वो बिल्कुल स्टरलाइज ग्रेन मिल जाते हैं। मतलब उबाली हुई ग्रेन है, समझ लीजिए 15 या 20 दिन तक भी ऐसे ही पैकेट में रह जाए तो भी उसमें कोई फंगस नहीं आता है, कोई भी बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म नहीं होता है। फिर उसके बाद में उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख देते हैं 2-3 दिन के लिए और ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद में उसको शेकिंग करके एक इनॉकुलेशन चैम्बर में चले जाते हैं और उसमें जो है वो मास्टर स्पॉन जो है वो बोतल में बनाया जाता है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशंस में।
और इसको वापस शेक करके इंक्यूबेशन चैम्बर में रख दिया जाता है। और इंक्यूबेशन चैम्बर का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस जो है मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद में जो है 8-10 दिन में वो बिल्कुल स्पॉन जो है वो तैयार हो जाता है। अभी मास्टर स्पॉन कैसे बनाते हैं तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सेम मेथड है, ग्रेन आपको उबालने पड़ते हैं। पैकेट में आपने कमर्शियल स्पॉन बना दिया तो मास्टर स्पॉन जो है वो बॉटल में बना सकते हो। तो बॉटल में क्या है कि ग्रेन ही है, 300 ग्राम के करीब ग्रेन जो है, उबले हुए ग्रेन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट लगाए हुए ग्रेन इसमें भरते हैं। ऊपर कॉटन प्लग लगा के इसका भी स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव में होता है। उसका भी 25 और 30 PSI टेम्परेचर पर रखा जाता है। फिर स्टीम रिलीज करके उसको बाहर निकाला जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रख दिया जाता है 2-3 दिन के लिए। फिर उसके बाद में उसको शेक करके इनॉकुलेशन चेम्बर में लेके कि वो प्योर कल्चर जो है तो ये इसमें ट्रांसफ़र होता है। अभी प्योर कल्चर जो है और फिर प्योर कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। प्योर कल्चर ट्रांसफ़र होने के बाद वापस शेक करके इसको भी इंक्यूबेशन रूम में या इंक्यूबेटर में रखा जाता है। और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस रखना ज़रूरी है। तो उसके बाद में धीरे धीरे जो है उसमें माइसिलियम बढ़ने लगती है और ये मास्टर स्पॉन जो है वो तैयार होने करीब 12 से 15 दिन लग सकते हैं ऐसा। अभी ये प्योर कल्चर जो है, जो छोटा सा हिस्सा हमने इसमें डाल दिया, तो ये इसको कैसे बनाते हैं? इसका बनाने का तरीका ऐसा है कि कोई भी पेरेंट मशरूम आप ले सकते हो। तो पेरेंट मशरूम से जो स्टेम सेल जो है उसकी, तो वो निकाल के इसमें इनोकुलेट होती है। तो इसमें भी मीडिया है, जैसे कि हमने ग्रेन यूज़ किए मीडिया के तौर पर, इसमें भी ग्रेन यूज़ किए, लेकिन इसमें जो है वो मीडिया के तौर पर हमने यूज़ किया है अगर अगर जेल और माल्ट एक्सट्रैक्ट, और कोई बीफ एक्सट्रैक्ट भी इसमें यूज़ होता है। तो इसमें मीडिया डाल के मीडिया को स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव में और वापस ठंडा किया जाता है, उसको फैला लिया जाता है जैसे गर्म हो। फिर उसके बाद में पेरेंट मशरूम से एक पोर्शन निकाल के इसमें आप इनोकुलेट कर सकते हो। और फिर इनोकुलेशन के बाद इसको भी इंक्यूबेटर में रख सकते हो करीब 15 या 20 दिन तक। फिर उसके बाद में आप देख पाएंगे कि जैसे कि उस पर भी पूरी तरह से माइसिलियम ग्रोथ जो है हो चुकी हुई आपको नज़र आएगी। और भी एक तरीका है कि पेट्री डिश लेके उसमें भी आप मीडिया रख के आप छोड़ सकते हो कि जैसे कि नेचुरली, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि स्पोर शेडिंग, वाइल्ड मशरूम का स्पोर शेडिंग होता है, तो ऑयस्टर मशरूम का हो या बटन का, उसका भी स्पोर शेडिंग होता है। जो स्पोर्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं पेट्री डिश में, और पेट्री डिश में कलेक्ट किए हुए जो स्पोर्स है वो इनोकुलेट किए जाते हैं ये मास्टर स्पॉन में, और मास्टर स्पॉन वापस आप इनोकुलेट कर सकते हो कमर्शियल स्पॉन। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। तो इस हिसाब से आप ये मैंने बता दिया, लेकिन ये जो प्रोसेस है बिल्कुल उसको टेक्निकल नो-हाउ होना बहुत ज़रूरी है। कोई टेक्निकल आदमी जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, तब जाके ये ठीक से आप उसको कर सकते हो, या खुद उसका ट्रेनिंग लेके आप स्पॉन लैब जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक पॉलीथीन बैग ली है। इसका साइज़ जो है वो 14 बाय 27 इंचेस का है। तो इसमें हमने क्या किया है कि उसका नीचे का जो हिस्सा है वो हमने रबर बैंड से बांध दिया है। तो आपको ऐसी वाली बैग जो है वो मिल जाएगी, मार्केट में मिलती है। अगर आप वो नहीं मिलती है तो मार्केट में जो भी मैन्युफैक्चरर है वो जो है उनको ऑर्डर दे के आप बना सकते हो। फिर ये बैग को जो है हमको उल्टा करना है, मतलब बंधा हुआ हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। इसके फ़ायदा क्या होता है नीचे से बांधने में, तो आपको जो बेड आप बनाएंगे तो उसको बिल्कुल शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप आपको मिल जाएगा। तो बैग को आपको उल्टा करके ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके लेना है। अभी ये फोल्ड होने के बाद आपको थोड़ा नीचे का जो हिस्सा है वो ऐसे फैला के लेना है। अभी हम लोग बेड बनाने जा रहे हैं। तो ये स्टरलाइज किया हुआ हस्क है, ये तो जवार का हस्क है। आप जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया, आप कौन सा भी हस्क यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये केमिकल से स्टरलाइज किया हुआ हस्क है।
12 घंटे केमिकल के पानी में डुबा के रख दिया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है बिल्कुल एडिक्वेट है। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है उसमें टेस्ट करने का और एक तरीका है कि जैसे कि गीला हस्क जो है, सोक किया हुआ हस्क जो है, वो आप इसे मुट्ठी में ले लें और उसको दबा के देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि ये उसमें पानी की मात्रा है, लेकिन पानी जो है वो नीचे नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो हस्क जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आप थोड़ा सा हस्क ले लीजिए और ये पॉलीथीन बैग में जो है वो डाल दीजिए। तो करीब 1 इंच का लेयर जो है वो इसमें बनाना ज़रूरी है। तो ये उसका बेस हो गया। तो आप क्या करो, बड़ी सख्ती से उसको दबाते जाओ। तो इसको हमने 1 इंच का जो है वो लेयर हमने बना दिया है। जैसे ये कमर्शियल स्पॉन है तो उसका आप प्लग निकाल लीजिए और इसको खुला कर दीजिए। इसका आपने रिंग निकाल दिया तो भी चलेगा, किसी ट्रे में भी आप इसको ले सकते हो। और इसमें जो है अभी हम लोग स्पॉन जो है वो डालने जा रहे हैं। स्पॉन जो है वो आप साइड में भी, बॉर्डर पे भी डाल सकते हो और बीच में भी डाल सकते हो। जो पहला लेयर जो है तो इसमें आप बॉर्डर और साइड में, सॉरी बीच में ऐसे स्पॉन जो है वो डाल सकते हो। और उसके बाद में आपको हस्क डालना है। दूसरा लेयर जैसे हम लोग बनाने जा रहे हैं वो करीब होना चाहिए 1 इंच थिकनेस का। अभी दूसरा लेयर जो है वो हम लोग बनाते हैं। तो उसको जैसे कि आपने हस्क उसमें डाल दिया तो धीरे से उसको दबाइए, ज़्यादा सख्ती से मत दबाए, मतलब ज़्यादा हार्डनिंग करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस में तो हमने हार्डनिंग कर दी है। फिर उसके बाद में आप थोड़ा स्पॉन ले लीजिए। अभी इस बार जो स्पॉन डालना है वो खाली आप पेरीफेरी में डालना है, बीच में स्पॉन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग तीसरा लेयर जो है वो इसका बनाने जा रहे हैं। फिर हस्क जो है वो इसमें हम लोग डाल रहे हैं। अब इसको जेंटली प्रेस कर दीजिए। जैसे कि अभी देखो कि तीसरा लेयर जो है वो हम लोग ने बना दिया है करीब 1 इंच का, 1 इंच थिकनेस का। फिर इसमें स्पॉन जो है वो जैसे दूसरा लेयर में हमने स्पॉन डाल दिया तो वैसा ही स्पॉन जो है वो आप इसमें डाल दीजिए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हमको 8 या 10 लेयर जो है वो बनाने हैं। अभी स्पॉन की बारी है तो स्पॉन हमने इस तरह से डाल दिया। अगर कोई ऐसा हिस्सा अगर हस्क में आ जाता है तो आप उसको निकाल लीजिए। अगर इस वजह से अगर बेड बनाते हुए, बैग अगर भरते हुए अगर वो पॉलीथीन अगर फट जाता है तो तुरंत आप ट्रांसपेरेंट कोई स्टिकिंग टेप लेके उसको चिपका सकते हो।
अभी हम आखिरी लेयर बनाने जा रहे हैं। इसमें स्पॉन जो है, जैसे कि अब शुरुआत में पहला लेयर जैसे बना दिया, स्पॉन जो है वो पेरिफेरी में भी डाल दिया और बीच में भी डाल दिया, वैसा ही आखिरी लेयर में करना है। उसके बाद में थोड़ा सा हस्क लेके उसको ढक देना है। ये पॉलीथीन को आपको इस तरह से ट्विस्ट करके बांध देना है। तो बांधने के लिए कोई भी धागा आप यूज़ कर सकते हो या रबर बैंड से भी आप इसको बांध सकते हो। बंद गया। तो उसके बाद में इसको पिन होल करना ज़रूरी है। तो पिन होल आप पहले भी कर सकते हो या बेड बनाने के बाद भी आप इसमें पिन होल कर सकते हो। तो पिन होल करने के लिए जो नीडल आप यूज़ करोगे वो भी फॉर्मेलिन के पानी में आप डुबा के ले लें, क्योंकि वो भी स्टरलाइज होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में तो आप इस तरह से उसको पिन होल कर सकते हो। लगभग 60-70 पिन होल होने ज़रूरी है। चारों ओर से ओर पर आप पिन होल करो। बेड को उठा के आप रैक पर रखते हो तो नीचे से भी आप पिन होल कर सकते हो। इसको हमने इंक्यूबेशन चैम्बर में रख दिया और 24 आवर्स के बाद हम लोग अगर जाते हैं तो आप देख सकते हो कि जो स्पॉन ग्रेन जो है वो बाहर की तरफ जो गिरे है तो धीरे धीरे वो माइसिलियम स्ट्रॉ पे कैच होना शुरू हो जाते हैं। मतलब माइसिलियम जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन या पाँचवें छठे दिन में आपको ग्रोथ जो है वो बिल्कुल आपको नज़र में आ जाएगी। और 15 दिन के बाद ये बिल्कुल जैसे स्पॉन का पैकेट आप देख रहे हो तो वैसा ही आपको ये पूरा बेड जो है वो मैच्योर आपको मिलेगा। उसके बाद में जैसे कि मैंने वो थ्योरी में बता दिया तो वैसा ही उसको जैसे मैच्योर होने के बाद मतलब 15 या 20 दिन के बाद जैसे मैच्योर हो जाता है तो उसका पॉलीथीन जो है वो हटाना है और उसको हार्वेस्टिंग एरिया में रखना है और उस पर पानी मारना जो है वो दूसरे दिन से शुरुआत करनी है। धीरे धीरे जो है उसमें से पिन हेड निकल आएंगे। जैसे मैंने थ्योरी में बता दिया वैसे ही पिन हेड जो है वो बड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे जो है वो मशरूम जो है वो बड़ा हो जाएगा और आप उसको जैसे कि पूरा मैच्योर हो जाएगा तो आप उसको काट सकते हो। आखिर में मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि ये बिज़नेस में आप आ जाइए, मशरूम कल्टीवेशन करें, ठीक से उसकी जानकारी हमसे ले लें और मार्केट की डिमांड जो है वो इतनी जल्द से बढ़ रही है तो उसका फ़ायदा उठाएं। हम लोग अगर इंडिया की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी अच्छा है। जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है जैसे हस्क की तो वो काफ़ी मात्रा में है। अगर आप खुद नहीं कलेक्ट कर पाते हो तो सप्लायर भी है इसमें। और रही बात टेक्निकल जानकारी की तो इसलिए इसमें जो है वो हम लोग टेक्निकल गाइडलाइन जो है गाइडेंस जो है वो हम लोग दे देंगे। और अगर आप पूरे तरह से कर इसमें आना चाहते हैं तो शुरुआत से लेके मार्केटिंग तक पूरी तरह से हम लोग आपको सहयोग देंगे। क्योंकि जो हस्क निकलती है, हस्क का उपयोग जो है वो जानवरों के फीड में जो एक होता है, लेकिन कुछ जो हस्क जो है तो वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मशरूम कल्टीवेशन में। और एक तरफ से ये ऐसा है कि वो इको फ्रेंडली भी आप ये एक्टिविटी को बोल सकते हो। रही बात एक्सपोर्ट मार्केट की वगैरह तो उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में
ऑयस्टर मशरूम की डिमांड जो है वो है। अभी चाइना जैसी कंट्री जो है वो काफ़ी मात्रा में मशरूम जो है एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन मार्केट में। तो हम लोग भी उस तरह से ही बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशंस में मशरूम ग्रो करके यूरोपियन मार्केट में भेज सकते हैं और अपने तरक्की के साथ में भी देश की तरक्की में भी अपना थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो दे सकते हैं। अभी मैं आपको ऑयस्टर मशरूम के प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी लगेगी और पर बेड जो है वो क्या इकोनॉमिक्स आपको दे सकता है, क्या प्रॉफिट दे सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑयस्टर मशरूम अगर प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप 500 बेड्स का प्रोजेक्ट लगाइए कि आपके प्रोजेक्ट की कैपेसिटी जो है तो 500 बैग जो है वो आने चाहिए, मतलब इतना बड़ा एरिया आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए जगह कम से कम आपको लगेगी 1000 स्क्वायर फुट, तो उसमें 500 बेड जो है वो आप लगा सकते हो। पर डे प्रोडक्शन जो है वो आपको 15 से 20 केजी तक मिल जाएगा। तो उसके लिए जो फिक्स एसेट जो है, मतलब आपके पास अगर शेड रेडी है तो अंदर का जो जब हम लोग मशीनरी इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसमें स्टरलाइजेशन सिस्टम आ जाएगी, मशरूम ड्राई करने के ड्रायर आ जाएगा, रैक्स आ जाएंगे, कुछ डेजर कूलर्स आ जाएंगे, इरिगेशन के लिए एक पंप आ जाएगा, फिर फॉगर्स आ जाएंगे, फ्रिज आप लगा सकते हैं, सीलिंग मशीन, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर्स और बाकी के इक्विपमेंट्स, लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स इसकी ज़रूरत है। ये तो फिक्स एसेट में हो गया, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी आप इसको बोल सकते हो। तो प्लांट एंड मशीनरी में आपकी कॉस्ट लगभग जो है वो जाती है 1.5 लाख रुपए तक। आपके पास अगर शेड रेडी है, अगर शेड रेडी नहीं है तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, शेड जो है वो अपनी जगह पर बनाने के बजाय आप रेंटल बेसिस पर ले लें, तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो बड़ा शेड आप बना के फिर 500 बेड की बजाय आप कम से कम 1000 या 1500 या 2000 बेड से आप शुरुआत कर सकते हो। तो ये वो इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिकली फिजिबल रहेगा। तो ये हो गया फिक्स एसेट की बात। अभी वर्किंग कैपिटल में पर बेड जो है कॉस्ट वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग अभी बात करते हैं 500 बेड्स की, तो एक बेड के पीछे आपको क्या कॉस्ट आ जाती है। हमको रॉ मटेरियल लगता है वीट, सोया या राइस पैडी या कॉटन का स्ट्रॉ, तो एक बेड के पीछे हमको लगेगा 3 kg ड्राई स्ट्रॉ। तो अगर आप सप्लायर से स्ट्रॉ लेते हो तो उसका लगभग कॉस्ट जो होता है 7 रुपीज़ पर kg, तो ये हो जाते हैं 21 रुपीज़। फिर आपको स्पॉन लगेगा, तो स्पॉन जो है उसका कॉस्ट जो है 60 रुपीज़ पर kg है। एक बेड के पीछे लगभग आपको स्पॉन लगता है 250 ग्राम्स, तो उसका कॉस्ट जो है वो आ जाता है 15 रुपये। प्लास्टिक बैग जो है वो आपको लगेगी, तो एक प्लास्टिक बैग के पीछे आपका कॉस्ट आ जाता है 2 रुपीज़, तो वो 2 रुपये आप पकड़ के चलिए। फिर केमिकल्स कुछ आ जाते हैं हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए, तो उसमें आ जाएगा फॉर्मेलिन, पोटेशियम परमानेंट, फिनाइल, लिक्विड क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। तो उसका कॉस्ट भी आप एक बेड के पीछे पकड़ के चलिए कि 2 रुपये आ जाएगा। फिर अगर केमिकल मेथड से आप अगर स्टरलाइज करते हो तो उसके लिए केमिकल लगते हैं फॉर्मेलिन, बाविस्टीन, नोआन, तो एक बेड के पीछे उसका कॉस्ट जो है वो 3 रुपीज़ है। और आपको फ्यूल भी लगेगा। अगर समझ लीजिए आप हस्क स्टरलाइज जो है वो केमिकल मेथड के बजाय आप उसको बॉईल कर रहे हो या स्टीमिंग प्रोसेस से कर रहे हो तो उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब एक बेड के पीछे वो फ्यूल कॉस्ट आ जाता है 5 रुपीज़। तो ये जो 5 रुपीज़ हम लोग ने फ्यूल कॉस्ट पकड़ा है, अगर आप कमर्शियल LPG सिलेंडर यूज़ करते हो या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो तो ही वो उतना कॉस्ट आ जाएगा। अगर ये एक्टिविटी अगर आपने रजिस्टर की ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आपको ईयरली पे करना पड़ेगा, तो इसका कॉस्ट जो है वो लगभग आ जाएगा 1 रुपये या 2 रुपये पर बेड के हिसाब से, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। अगर वहाँ पर पानी नहीं है, अगर आप पानी लेते हो तो उसका कॉस्ट जो है वो भी 1 रुपया इसमें हमने शामिल किया है। बिजली जो है उसका कॉस्ट जो है वो 2 रुपये हमने शामिल कर दिया है। मशरूम का पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन इसके पीछे भी 2 रुपये है। फिर जो लेबर आप हायर करोगे या सैलरी उनको दोगे या वेजेस दोगे डेली बेसिस पर, तो
तो उसका कॉस्ट जो है वो आता है लगभग 6 रुपये पर लेबर के हिसाब से पर बेड। अगर रेंट पर शेड है तो उसका भी कॉस्ट आप पकड़ के चलिए 3 रुपये, और अदर्स में जो है वो 1 रुपया पकड़ा है। तो कुल मिला के समझ लीजिए कि 60 रुपये जो है एक बेड के पीछे मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। तो अभी उसका इकोनॉमिक्स हम लोग बताएंगे। तो उसमें क्या है कि अगर आप फ्रेश अगर आप मशरूम बेचते हैं तो आपको कितना मुनाफा हो सकता है, तो इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। अभी ये 60 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको कॉस्ट आने वाली है। तो आप 500 बेड लगाने जा रहे हैं 45 डेज़ में, तो 500 बेड इंटू 60, 500 इंटू 60, तो ये होता है 30,000। 30,000 आपके एक्सपेंसेस है वर्किंग कैपिटल में। हर 45 दिन में 45 डेज़ में आपको ये लगने वाली कॉस्ट है। अभी थोड़ा एक बेड के पीछे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास नंबर ऑफ़ बेड्स है 500, अगर 10% उसमें से अगर बेड ख़राब भी हो जाते हैं तो 50 बेड्स उसमें ख़राब आप निकालोगे तो आपके पास रह जाते हैं 450 बेड। तो एक बेड के पीछे मैं कम से कम ये जो है वो 2 kg मशरूम आते ही है, अगर पूरी तरह से हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह मेंटेन करते हैं। तो अगर उसमें भी अगर कुछ अलग से कुछ न्यूट्रिएंट हम लोग अगर मिला देते हैं हस्क में तो 15-20% जो है उसमें भी ग्रोथ मिल सकती है। फिर भी मैंने मिनिमम आपको यील्ड बताया कि वो होता है 2 kg पर बेड। तो अपने पास अभी बेड बचे हैं 450 इंटू 2, तो ये होता है 900 kg। अगर मशरूम ज़्यादा पानी मारने की वजह से भी थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाता है तो 900 kg में से हम लोग ने वापस 5% जो है वो हटा दिया कि जिससे कि मशरूम ख़राब भी हो सकता है। तो मशरूम रह जाते 855 kg, 855 kg। अगर आप हमें मशरूम बेचते हैं तो हमारा परचेस रेट है 60 रुपीज़ पर kg। तो 855 इंटू 60 तो ये होता है 51,000। उसमें आपका 500 बेड का अगर एक्सपेंसेस जो है वो हमने माइनस कर दिए तो प्रॉफिट बचता है 21,000 रुपीज़। अगर आप ये मशरूम जो है वो अगर ड्राई करके बेचना चाहते हैं तो उसका इकोनॉमिक्स क्या रहेगा। तो अभी आपके पास ऑयस्टर मशरूम कितने हैं 855 kg फ्रेश। मशरूम में 90% जो है वो वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो सूखने के बाद वो चला जाएगा। तो 855 अगर आप सुखाते हो तो ये बच जाते हैं 85 kg। और हमारी कंपनी की तरफ से आपको रेट ऑफ़र किया जाता है 600 रुपये पर kg के हिसाब से। तो 85 इंटू 600 तो ये होते हैं 51,000 रुपीज़, मतलब लगभग वही है। खाली आपका ये प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है मशरूम सुखाने का। और 9 महीने तक आपको कड़ी धूप मिल जाती है। धूप में अगर सुखाओगे तो उसमें कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं है। अगर आप ड्रायर में सुखाते हो तो थोड़ी सी कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन लगभग जो है वो प्रॉफिट जो है वो फ्रेश बेचो या ड्राई बेचो, प्रॉफिट जो है तो उसमें कुछ मतलब एक ही प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेश अगर आप बेचते हो तो आपका 45 डेज़ के बाद कुल मुनाफा हो जाएगा 21,000 रुपीज़, और ड्राई अगर बेचते हो तो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो होता है 21,000 रुपीज़।